नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग एप्स पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की पहल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है। इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को महादेव सट्टा प्रकरण के जरिए घेरने का काम किया है। भूपेश बघेल का कहना है कि दिसंबर 2022 में ही उनकी सरकार ने विधानसभा से कानून में संशोधन कर ऑनलाइन सट्टा पर रोक लगा दी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे देश में ऑनलाइन बैटिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या अब तक ये कारोबार केंद्र की मर्जी से चल रहा था और क्या युवाओं को सट्टेबाजी में धकेला जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को बताना चाहिए कि क्या इन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया गया। साथ ही यह भी कहा कि इन कंपनियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया और उस पर गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र की जिम्मेदारी रही। कांग्रेस का आरोप है कि ऑनलाइन बैटिंग को बढ़ावा देने का काम भाजपा ने किया, जबकि भाजपा का कहना है कि महादेव सट्टा प्रकरण कांग्रेस शासनकाल की देन है। भाजपा का दावा है कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है और पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग व बैटिंग पर रोक लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में यह मुद्दा अब सियासी जंग का बड़ा हथियार बन गया है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। इसमें स्पष्ट है, हमारी नीति नियत साफ है। हम पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग जो है उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और संशोधन के लिए संविधान में और सब प्रकार की प्रक्रिया चालू है। देश भर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप और बैटिंग ऐप को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। न केवल महादेव सट्टा ऐप बल्कि गजानन ऐप, जंगली रमी, तीन पत्ती, ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेम को संरक्षण देने का काम, उनसे एक्सटॉर्शन मनी वसूलने का काम भाजपा के नेताओं ने किया है। देश के इतिहास में पहली बार इस तरह के ऑनलाइन गेम जंगली रमी, तीन पत्ती, ड्रीम 11 पर जीएसटी वसूली, जीएसटी के दायरे में लाकर उससे कर वसूली का काम भी मोदी सरकार ने किया है। 28% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, उस पर 4% सरचार्ज। पक्के में यह सरकार मुनाफाखोरी इन ऑनलाइन गेम से कर रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा संरक्षण के लिए मोटी राशि इनके द्वारा ली जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी ऐसे ऑनलाइन गेम के चलाने वालों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदाखोरी की है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी, भाजपा नेता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर गंधर्व पांडे, देखिए बहुत ही एक ऐतिहासिक बिल लेकर आए आप लोग। अब वो कानून भी बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कह रही है कि आप ही लोग ने संरक्षण दिया। इतने सालों तक क्यों इन गेमिंग ऐप को चलने दिया गया, उनसे जीएसटी भी वसूली गई और इलेक्टोरल बॉन्ड भी के जरिए भी उनसे चंदा लिया गया। एक्सटॉर्शन मनी का नाम दिया जा रहा है जीएसटी को, इलेक्टोरल बॉन्ड को। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक तरफ तो कानून बन चुका है और इस पर पूरी तरह से बैन लग चुका है, और साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है छत्तीसगढ़ में हम 2022 में कानून लेकर आ चुके थे और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था कि पूरे देश में इस बेटिंग ऐप को बंद कर देना चाहिए। तो एक तरफ क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जा रही है, वहीं आप पर संरक्षण का आरोप लगाया जा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार, जितने हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको नमस्कार, और इसके साथ ही साथ आपके दर्शक सभी जम्मू संगवारी भाई बहनी दीदी आसारी मंडला तीजा तिहार के गाड़ा गाड़ा बना। आज जो हमारा विषय है ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा का विषय, ये एक युवाओं से जुड़ा बहुत ही स्पष्ट विषय है। इसमें हमारे देश के जो भविष्य युवाओं के साथ चीजें हो रही थी, तो बहुत सारे युवा इससे प्रभावित थे। करीबन 45 करोड़ लोग इससे लगभग प्रभावित थे। वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, कर्ज के माध्यम से या इसकी लतखोरी में इस प्रकार से मग्न हो गए थे। तो एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला इस बिल को पेश करके केंद्र की सरकार ने लिया है। और जो छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के प्रवक्तागण कह रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि उनको जब छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा करके सत्ता दी, तो महादेव सट्टा है घोटाला का पूरा माया जाल छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा एक नेटवर्क खड़ा हो गया कि आज तक के म्यूल अकाउंट्स और ये सारी चीजें पकड़ा रहे हैं।
इनके सर्वर के लिए छत्तीसगढ़ से टीम गई, दुबई में छापेमार कार्रवाई हुई, वहां पर एनआईए की टीम ने कार्रवाई की, तो उस सर्वर को श्रीलंका शिफ्ट कर दिए, वहां से वापस चला रहे थे। तो अंतिम में केंद्र सरकार ने पूर्णतः चाहे, अब इसमें क्या था, दो तरीके के लोग थे। एक वो थे जो रजिस्टर्ड थे, जो देश की सरकार को और देश को टैक्स के रूप में पैसा देते थे। करीबन 30,000 से 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, इसमें कम से कम 1 लाख लोग काम भी कर रहे थे, उनका रोजगार भी था। तो बहुत ही एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि देश के भविष्य और युवाओं से जुड़ा ये विषय था। तो इसमें सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कि देश के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता, इसको सुनिश्चित करते हुए केंद्र की मोदी जी की सरकार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हर कोई इसकी तारीफ करेगा, क्योंकि जिस तरह इसको बैन लगाया गया। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर क्रेडिट ले रही है कि भाई 2022 में तो छत्तीसगढ़ में हम इस पर संशोधन विधेयक लाकर इस पर हम बैन लगा चुके थे, और 2023 में हमने लेटर भी लिखा था, और आप ही के संरक्षण में हुआ जीएसटी आप ही लोग वसूल रहे थे। इतने लंबे समय तक क्या ब्लैकमेल किया जा रहा था और पैसे उगाई की जा रही थी, ये सीधे सीधा आरोप, इस पर क्या कहेंगे आप? जीएसटी होता है वो देश के राजस्व में, देश के कोष में जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसने अनरजिस्टर्ड, अनऑथोराइज्ड दुबई से और बाकी पाकिस्तान और नहीं पता कहां से ऐसे लोगों को यहाँ पर मतलब उनका सॉफ्टवेयर लाके ये बेटिंग एप्स के माध्यम से करोड़ों रुपए की चोरी, मतलब एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। वो पैसा देश से बाहर जाता था और आतंकवादी गतिविधियों में भी उपयोग किया जाता था। आज रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के बारे में छत्तीसगढ़ में कौन नहीं जानता। उस समय किस प्रकार से वीडियो बना करके इनके ऊपर आरोप लगे, तो उस आरोप से बचने के लिए, क्योंकि पैसा तो ले रहे थे, तो जनता को तो दिखाना कि हम ये चीज नहीं कर रहे, तो एक प्रकार तो उस समय लिपापोती करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं लिपापोती करने का काम किया गया था, लेकिन अब क्रेडिट लेने की कोशिश की। रुपेश जी देखिए, अब जब इस बार केंद्रीय कानून बन चुका है और फिर आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमने 2022 में इसमें कानून बना दिया गया था, लेकिन फिर महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी आरोप लगे कि 500 करोड़ से ज्यादा आप लोग को मिले हैं, ये भी तमाम आरोप है, उसके ऊपर भी जांच पड़ताल चल रही है। और हमने देखा है आपके केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई ऐसा कोई बड़ा आंदोलन या कोई ऐसी मांग नहीं की गई थी, या फिर कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया था कि इस पर कानून बनना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की आप बात करें, 2022 की बात करें, लेकिन गंधर्व जी कह रहे हैं लिपापोती करने की कोशिश की गई थी उस वक्त आप लोग के समय। भगीरथ जी नमस्कार, गंगेश भैया नमस्कार, गंधर्व पांडे जी नमस्कार। भगीरथ जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और उसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली 11 साल की सरकार, क्या उनको ये नहीं मालूम था, आज जिस प्रकार से गंधर्व जी बता रहे हैं कि इसमें रोजी रोजगार बहुत लोगों के चलते थे, सरकार को राजस्व का फायदा होता था, उसके बाद भी कड़े निर्णय लेकर के बंद किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2018 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ऑनलाइन गेमिंग सट्टा में महादेव ऐप हो, 74 से अधिक मामले दर्ज किए गए, 200 लोग को गिरफ्तार किया गया और 2000 से ज्यादा बैंक खाते सीज किए। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि थी। और मात्र देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, भाजपा की साजिश, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद, और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने ऑनलाइन सट्टा को बंद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को पत्र लिखा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद उसको अपने खुद की संसाधन से, खुद के पुलिस से, खुद के ईओडब्ल्यू में जांच करने में अपनी असक्षमता बताते हुए अपने एक सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई को मामला सौंपा गया। केंद्रीय एजेंसियों को किस प्रकार से दुरुपयोग भाजपा ने किया, ये पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन उसके बाद लगातार सीबीआई में मामला सौंपने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। कभी भी ऑनलाइन सट्टा या महादेव सट्टा को बंद करने के लिए कोई मांग नहीं की गई। जिस प्रकार से महादेव सट्टा में संलिप्तों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भाजपा राजनीति करती है, छापेमार कार्रवाई करके छत्तीसगढ़ में अफरा तफरी का माहौल पैदा करती है। भाजपा में नैतिकता है तो सीधे तौर पर बताना चाहिए। आप आरोप लगाने से मतलब नहीं होता, आरोप को प्रमाणित भी करना होगा। मात्र संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के नेताओं को बदनाम करने का काम भाजपा कर रही है। इस चीज से बाज आना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूंगा,
ये वही भाजपा की केंद्र की सरकार है जो ऑनलाइन सट्टा को विधि मान्यता प्राप्त करते हुए उनसे जीएसटी वसूलती थी। भाई ऐसे इनको नहीं मालूम था कि ऑनलाइन सट्टा में कितने बर्बाद हो रहे हैं। सट्टा सट्टा शब्द ही अपने आप में कलंकित शब्द है। लेकिन अब तो इस जुआ पर शब्द बैन हो ही गया ना। कलंकित शब्द है। आप जिस केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं 22 उसी केंद्र सरकार ने इसको 22 लेकर कानून बनाया, वो कानून भी पास हो गया, बैन भी लग गया इन सभी ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर। भगीरथ जी, जब तक भाजपा का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, भाजपा सरकार का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तब तक ये बड़ी बातें करते हैं। और अब बंद करने के बाद, अभी 3-4 दिन पहले बंद करने के बाद अब बड़ी बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि तो आप क्या कह रहे हैं? तो ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, पैसा उगाही की गई थी, इसका जवाब दें। आप क्या करें कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, इस कानून के जरिए पैसा उगाही की कोशिश की गई थी, इसमें क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन में जिस प्रकार से ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो फिर इनके इसमें द्वारा एक सवाल ये भी चंदा लिया बनता है गया। कि जब आप लोग ने कानून बनाया छत्तीसगढ़ में, तो क्या आप लोग भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, पैसा उगाही की कोशिश कर रहे थे? भगीरथ जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मार्च 2022 से ही इस पे कार्रवाई करके विधानसभा के फ्लोर में संशोधन विधेयक लाने का साहस किया। भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार तो अपनी केंद्र सरकार से मांग तक करने में 2018 असक्षम में आप रही है। आए और 2022 में कानून बना। अगर आप कानून लेकर आए तो आप कहेंगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर यही कानून अगर केंद्र में बनता है तो आप कहते इतने समय बाद बना, फिर ये भी ब्लैकमेल करने की बात करते हैं, तो ऐसा दोहरा तो उसमें जवाब नहीं होना चाहिए ना कि जो काम आप कर रहे हैं अगर वही काम केंद्र कर रही है तो आप सही कर रहे हैं, केंद्र गलत कर रही है। भूपेश बघेल जी ने कानून की तारीफ भी की है। यदि कानून बना है ऐसा कानून यदि जिससे देश का विकास होता है, युवा वर्ग सट्टा में या आपराधिक गतिविधियों में या अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं होते, यदि वैसा कानून बनता है तो ऐसे कानून का स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से देखिए, लगातार मांग उठने के बाद आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। किस प्रकार से ऑनलाइन सट्टा के लोग लगातार इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा देते रहे हैं और उसके बाद अभी कार्रवाई करके देखिए, अभी आपने कार्रवाई की है, संशोधन विधेयक लाया है, कितने चलिए आप कह रहे हैं कि समय अभी क्यों किया, लेकिन जैसे कि आपने कहा 2022 में आपने कानून बनाया, 2023 में लेटर हुआ, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव भी हुए और अब बैन हो गया। चलिए पूछ ले गंगे जी, क्या वाकई समय लगा इस पर बैन लगाने को लेकर? क्योंकि रुपेश जी कह रहे हैं भाई इतना समय क्यों लग गया, हमने तो 2022 में कानून बना लिया था, हमने तो 2023 में लेटर लिख दिया था, ये पहले हो जाना चाहिए था। जब मामला उजागर हुआ था उसके बाद से लगातार इस पे कानून बनाने की बात आ रही थी। और इसके पहले की बात बता रहा हूं मैं, जब सट्टा और जुआ जो है सामान्यतः राज्य सरकार का मामला रहता है और राज्य सरकार इस पे कानून बनाती है जिसपे पुलिस कार्रवाई होती है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन के लिए कोई नियम कानून नहीं था। और इसको लेकर सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उस समय 2022 के पहले ही। तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो ये दिया था कि इस पे कोई कानून नहीं है, और चूंकि ऑनलाइन गेम है और बेटिंग है, ये इंटेलेक्चुअल लोगों का है, मतलब ऐसे लोगों का नहीं है जो एकदम गरीब हैं। वो लोग सोच समझ के खेल रहे हैं और इसलिए उसको उन्होंने एक तरह से वैलिडिटी दे दी थी। गवर्नमेंट चूंकि उसमें 28% टैक्स जीएसटी लगा के रखी थी और इनकम टैक्स में 30%, तो चूंकि एक तरह से एक वैलिडेशन था गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसके दुष्परिणाम ये जो आने शुरू हुए, जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं जो काफी संख्या में, पढ़े लिखे बच्चे भी, उनपे बहुत दुष्प्रभाव रहा था। तो ये जो कानून, इसकी जरूरत थी और लगातार इसकी डिमांड जनता के बीच से भी आ रही थी। तो केंद्र सरकार ने हालांकि देरी की है, लेकिन इस कानून को बनाने की बहुत जरूरत थी और बहुत ठीक है देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रतिबंध लग गया है तो उससे कम से कम इस तरह की गेमिंग और सट्टेबाजी में विराम लग पाएगा। और बाकी चीजें तो अब देखिए, दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, अलग मैटर है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस पे जो कानून बना था वो बहुप्रतीक्षित कानून था और वो बन गया है, भले ही देर से बना, लेकिन आज की जरूरत है। अब जो है काफी कुछ से सुधार होगा। ठीक है, ऑनलाइन सट्टा नहीं खेल पाएंगे, बच्चों के अंदर वो प्रवृत्ति है यहाँ पे, रमी गेम, सोचिए छोटे छोटे जो ताश पत्तों में खेले जाते थे जुआ वाले गेम, वो सारे ऑनलाइन आ गए थे, बच्चों को खेलना शुरू कर दिए थे, गेम खुद वो सिखा देते थे, ये खुद सिखा देता था बच्चों को। ये जो प्रवृत्तियां डेवलप हो रही थी बच्चों के अंदर कि केवल खाली बैठे रहना और गेम खेल के पैसे कमाना, ये बहुत गलत प्रवृत्ति, गलत दिशा में युवा पीढ़ी जा रही थी। इसमें अब रोक लग सकेगी, मुझे लगता है अच्छा कदम है सरकार का
अब इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल वाकई, क्योंकि जिस तरह से इसमें एडवर्टीजमेंट भी होता था, ये कोई 1 लाख जीत रहा है, कोई 5 लाख जीत रहा है, कोई 10 लाख जीत रहा है, इस तरह से इसमें प्रमोट किया जाता था। लेकिन ये नहीं बताया जाता था अगर किसी ने 5 लाख जीता है तो कोई 5 लाख तो हारा भी होगा ना, अगर किसी ने 10 लाख जीता है कोई 10 लाख हारा भी होगा। तो ये नहीं बताया जाता था, इसको इस तरह से प्रमोट किया जाता था। इसलिए जो युवा हैं, वो बच्चे हैं, वो इसमें जाते थे, उनका पैसा उसमें बर्बाद होता था। डॉक्टर गंधर्व जी देखिए, रुपेश जी कह रहे हैं भाई कि भूपेश बघेल ने तो स्वागत भी किया, लेकिन बहुत देर हो गई। और कुछ ऐसी चीजें वाकई जिस पर सवाल तो जरूर उठेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम को जो स्पॉन्सर कर रही थी उन पर भी बैन लगाए। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो कम से कम उस वक्त कुछ चीजों से दूर होनी चाहिए थी, कम से कम भारतीय टीम से वो स्पॉन्सरशिप थी वो नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए भी कहा है कि अमित शाह के बेटे भी थे, उनकी जिम्मेदारी है। तो कुछ चीजें हैं उस पर मुझे लगता है कि आप लोग को बेहतर एक जवाब यहां पर जरूर देना पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पूरी तरह से बैन लग गया है इसलिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब मुझे लगता है अभी जरूर विपक्ष आप लोग से मांगता रहेगा। निश्चित तौर पे जहाँ तक बात हो रही है, मैं समझ पा रहा हूँ ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इस प्रकार के जो ऐप्स है उनकी बातें हो रही है। तो ड्रीम 11 और ये सारी चीजें तो ये तो रजिस्टर्ड थे, इनसे CGST SGST के माध्यम से देश को, प्रदेश को राजस्व प्राप्त होता है। और ये कोई मनी लॉन्ड्री या ब्लैक मनी का मायाजाल नहीं था। इसके साथ ही साथ दूसरे तरफ बिल्कुल, लेकिन बैन लगा है, बैन लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं थी, ये सही नहीं थी एप्लीकेशन, इसलिए उनको बैन किया गया है और कानून बनाकर किया गया है। देखिए, पूर्व में भारत में इस प्रकार के ऑनलाइन बेटिंग एप्स के लिए कोई ऐसा डेफिनेटिव कानून की प्रणाली नहीं थी। उसको सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए। जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट में एक सावधानी का मैसेज दे दिया जाता है कि इसमें आपको लत लग सकती है, इसमें आपका मुनाफा नुकसान हो सकता है, उस प्रकार का एक मैसेज आपको शो करना है। 18+ के लोगों को जिसको समझ वगैरह है, वो सभी लोग ही बस ये सब चीज कर सकते हैं। पर इस चीज का जो प्रभाव था वो देखते देखते इतना हावी हो गया कि हमारी युवा पीढ़ी में, मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ कि लगभग 45 करोड़ लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो चुके थे। और देश का डाटा ये बोलता है कि 40 से 50 लोगों ने कर्जा लेकर इसमें सट्टा खेलकर या इसमें अपना नुकसान कराकर, कई लोगों ने अपने माँ बाप को बिना बताए उनके पेंशन की पूरी राशि बर्बाद कर दी, उसके बाद आत्महत्या कर ली। तो 40 से 50 जिंदगियां भी ये सब चीजों के चलते जा चुकी हैं। तो इन सबको देखते हुए कि हमारे देश का भविष्य खराब ना हो, मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो पूर्णतः गंभीरता के साथ कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री 3 से 4 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। अगर किसी देश में हो कि एक दिन के अंदर 20 तारीख को लोकसभा में, 21 तारीख को राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर के तुरंत कानून बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया कि ये गेम और ये आदत और ये लत हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के युवाओं को कुचलने के लिए की दिशा में लेकर के जा रही थी। और ये सारी चीजें जो हैं, इस प्रकार की चीजें जैसे ही सरकार के संज्ञान में आती है तो सभी समिति, सभी सदस्यों से निर्णय, डिस्कशन, विचार विमर्श होता है। उसके बाद बिल पेश किया जाता है। जैसे ये चीजें तैयार हुई, तुरंत उसको पेश करके पास कर दिया गया है। और निश्चित आप कह रहे हैं कि चीजों को समझने में, एनालिसिस करने में, कानून बनाने में जो समय लगता है वो समय इसमें लिया गया। रुपेश दुबे जी देखिए, चीजों को समझने में पहले एक उसमें डिस्क्लेमर जरूर आता था, और डिस्क्लेमर के बाद फिर जब लगा सरकार को, जब कमेटी बैठी होगी, जब उसमें तय किया होगा कि अब ये वाकई भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, भारत के जो नौजवान हैं उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, उसके बाद इस पर कमेटी बैठी होगी, रिसर्च हुआ, एनालिसिस हुआ होगा, फिर कानून का मसौदा तैयार हुआ होगा। अब कानून पास होकर कानून भी बन गया है। इसमें जो समय लगना चाहिए, गंधर्व जी कह रहे हैं, वही समय लगा है। और आप लोग को भी लगा, मैंने वही कहा ना, आप लोग की सरकार भी 2018 में थी और 4 साल आप लोग को भी थोड़ा समझने में लगा होगा, इसलिए आप कानून लेकर आए होंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह से बीजेपी कह रही है, आप लोग इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन आपके शासनकाल में महादेव स्कैम, जो महादेव सट्टा ऐप स्कैम वो हुआ था, जिसमें प्रमोटर की तरफ से 500 करोड़ रुपए देने की बात भी की गई थी। देखिए, जिस प्रकार से 500 करोड़ देने वाली बात है, जिस प्रमोटर के नाम से वीडियो वायरल भाजपा के लोगों के द्वारा किया गया था, बाद में उसके द्वारा उस बात से इनकार भी किया गया था। और जिस प्रकार से भारत देश में कानून बनने की बात की जा रही है, तत्परता दिखाने की बात की जा रही है, 1 जुलाई 2024 से भारत देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रारंभ हो गया है, लागू हो गया है। हम सब उसके दायरे में हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 398
जिसके चलते छत्तीसगढ़ की सरकार को, माने प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षियों की सुरक्षा की स्कीम बना करके उसको अधिसूचित करना है। आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार ना तो साक्षी सुरक्षा स्कीम बनाई है ना अधिसूचित करी है। तो कम से कम भाजपा के लोग कानून की दुहाई ना दे और भारत जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में साक्षियों की सुरक्षा की स्कीम प्रारंभ नहीं हुए हैं, लागू नहीं हुए हैं, जिसकी परिणति आज जेल से आरोपी छूटते हैं और हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही है रेत के लिए, शराब की अवैध तस्करी हो रही है, क्योंकि साक्षियों को सुरक्षा देने के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कानून नहीं बनाई है। सूचना के अधिकार में गृह विभाग ने जानकारी दी है और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि गृह विभाग उप मुख्यमंत्री जी के पास है। वर्तमान में सांसद हमारे संतोष पांडे जी भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को 12,000 रुपए नहीं मिला। 2 साल से सांसद जी के कार्यालय में शिकायत की गई है, आज तक जांच ठीक है, चलिए इस मुद्दे पर कभी और हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय कम है। निश्चित रूप से भारत देश में और छत्तीसगढ़ में युवाओं को इस ठीक है, मेरे पास समय कम है। छोटा सा लास्ट कमेंट संक्षेप में गंगेश जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर महादेव सट्टा ऐप को लेकर आरोप लगे, इल्जाम लगे, क्या उस इल्जाम के बचाव में ये क्रेडिट लेने की होड़ है या फिर वाकई जिस तरह से एक अच्छा काम हुआ है, अगर छत्तीसगढ़ में भी कानून बना तो बहुत अच्छी बात है, और आज आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कानून बना बहुत अच्छी बात है, स्वागत तो दोनों जगह होना चाहिए, लेकिन ये क्रेडिट लेने की होड़ है या फिर जो इल्जाम लगा है उसके सामने एक जवाब है? संक्षेप में कांग्रेस पार्टी, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ऑनलाइन गेमिंग जो हो रही थी या जो ऑनलाइन बेटिंग हो रही थी वो केंद्र सरकार की निगरानी में हो रही थी, पूरा काम ऑनलाइन होता था, उसका जीएसटी और इनकम टैक्स भी कट रहा था। लेकिन महादेव सट्टा ऐप में मामला मनी लॉन्ड्रिंग का आ गया था, सौरभ चंद्राकर ने किया और मनी मतलब हवाला के माध्यम से सारे फिर 18-19 फिल्म स्टारों को, जिसमें बड़े बड़े स्टार हैं, कई सिंगर्स हैं शामिल है, उनको ऑनलाइन पेमेंट ना होके उनको ऑफलाइन पेमेंट किया गया और कैश में पेमेंट किया गया। वहां से पुलिस को समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में, क्या क्रेडिट लेने की होड़ या फिर इल्जाम के सामने एक दमदार जवाब? संक्षेप में बस 10 सेकंड में। जी हेलो गंगेश जी, क्रेडिट लेने की होड़ या फिर इल्जाम के सामने एक मजबूत जवाब? देखिए, केवल और केवल इसमें कांग्रेस पार्टी एक काम कर रही है कि जो केंद्र की सरकार बिल लाई है उसको अपने नाम का क्रेडिट लेने का काम भूपेश बघेल जी करना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, ठीक करना, लेकिन देखना होगा क्या इस अपने कोशिश में सफल हो पाते हैं और इसका असर कितना होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है जो कानून बनाया, मुझे लगता है सबको इसका स्वागत करना चाहिए और भारत के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, रुपेश जी, डॉक्टर गंधर्व जी और गंगेश जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।